मंच पर आदरणीय डॉक्टर सर वंदना शर्मा जी, श्री राहुल भट्ट जी और सत्र का संचालन कर रहे रविशंकर सोनकर जी, सामने उपस्थित आदरणीय चंद्रकला त्रिपाठी जी, आदरणीय बलराज पांडे जी, और विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ अमित कुमार पांडे जी का और कविता जी का, और यहाँ पर उपस्थित आप सभी जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं और शोधार्थी और विद्यार्थी। साथियों, ये जो विषय है चौथा, जिसमें भारतीय संस्कृत, इतिहास, दर्शन और प्रसाद का साहित्य, यह विषय मैं आपके सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतिहास पर कुछ बात करना चाहता हूँ, प्रसाद की इतिहास दृष्टि पर, या कहा जाए प्रसाद के इतिहास बोध पर। और इसके पहले के सत्रों को मैं नहीं सुन पाया, कुछ विभागीय व्यस्तता के चलते, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। लेकिन उसमें जो बातें हुई वो छनकर आई, और उससे मैंने बातचीत के लिए अपने लिए एक ही सूत्र निकालते हुए आगे कैसे उसको बढ़ा सकता हूं। खास बात यह है कि जयशंकर प्रसाद पर पिछले 2-3 वर्षों से जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट जो है उसने काफ़ी अच्छी पहल करके कई कार्यक्रम किए, और 2-3 कार्यक्रमों में मुझे भी बोलने का मौका मिला। और मेरी रुचि इतिहास में है, कुछ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, उसका विद्यार्थी हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ इस विषय पे। तो मुझे लगता है जब मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कविता के रास्ते, उनके नाटकों के द्वारा, और इसके अलावा काव्य कला तथा निबंध, जो उनका चिंतन परक जो निबंध है, संग्रह है, उसको मैंने पढ़ा। और जयशंकर प्रसाद के ऊपर जो काम हुआ है, आलोचना पर जिस तरह से लिखा गया, आप देखें कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर विभिन्न विचारधाराओं के लेखकों ने लिखा है। हम सब जानते हैं कि मुक्तिबोध ने अकेले कामायनी पर जिस तरह से मुक्तिबोध ने लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे वामपंथी विचारकों और आलोचकों ने भी लिखा है, और बहुत सारे इतिहासकारों आलोचकों ने बातचीत की। मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद पर जब हम बातचीत करते हैं तो प्रसाद का इतिहास से बड़ा गहरा नाता है, लेकिन वो अपना नाता इतिहास से किस तरह से रखते हैं, इतिहास के साथ कैसे उनका बोध बनता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा इस तरह से की जा सकती है कि जयशंकर प्रसाद का समय नवजागरण कालीन समय, और वो नवजागरण की जो पूरी चेतना है, जिसमें हिंदी नवजागरण के बड़े जो पुरोधा हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, और इसके साथ साथ प्रेमचंद और आचार्य शुक्ल का नाम विशेष रूप से रामविलास शर्मा ने लिया है। लेकिन इन सब के बीच में हिंदी एकेडमिक जगत में आप बातचीत करें तो प्रेमचंद को जिस तरह से मूल्यांकित किया जाता है, उसी दौर में जिस तरह से आचार्य शुक्ल को देखा जाता है, उसी दौर में जिस तरह से निराला पर बातचीत होती है, उसके समानांतर जैसे ही प्रसाद पर बातचीत होती है, उनकी इतिहास चेतना पर जब बातचीत होती है, तो एक बने बनाए ढांचे पे प्रसाद के साथ व्यवहार किया जाता रहा है। और यह इस तरह से किया जाता रहा है कि प्रसाद में अतीत का मोह बहुत ज्यादा है, अतीत ग्रस्तता बहुत ज्यादा है प्रसाद के साहित्य में, प्रसाद के इतिहास चेतना में। और वो जो नवजागरण में जो पुनरुत्थान चेतना है, वो प्रसाद के साहित्य और उनके बोध में दिखाई देता है। और इन सारे संदर्भों के साथ अगर आप बातचीत करिए तो प्रसाद का जो पूरा, चाहे कामायनी पढ़िए, चाहे उनके काव्य संग्रह के बहुत सारे जो कविताएं हैं, उनकी जो महाकाव्य कामायनी जिनके लिए उनको याद किया जाता है, या उनके जो नाटक हैं और उनकी कहानियां और उपन्यास, बड़ा फलक है प्रसाद जी का। इन सब में इतिहास केंद्र में है। लेकिन साथियों, मुझे इतिहास के बारे में एक खास बात ये हमें लगती है कि जब आप इतिहास बोध की तरफ जाते हैं, खासकर जो जयशंकर प्रसाद का समय है, उस समय के साथ अगर आप बातचीत करिए तो ये आपको दिखाई देगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। औपनिवेशिक दौर में जो इतिहास की एक पूरी प्रवृत्ति जिस तरह से विकसित हो रही थी, उस इतिहास लेखन की पूरी प्रक्रिया में जो प्राच्य विद्या विमर्श की भारतविद जो रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से इतिहास को देखने की एक पहल की, जिसमें विलियम जोन्स से लेकर ग्रियर्सन से लेकर, जिसमें मैग्रेगर से लेकर बहुत सारे विद्वानों का नाम हम लेते हैं, इन सब ने भारत को देखने का एक नजरिया प्रस्तुत किया हमारे सामने। और इस पर भी, इस नजरिए के बारे में अगर आप बातचीत करें तो आपको ये सब बहुत सारी बातें इस पे हो चुकी हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने भारत को देखने का एक ऐसा नजरिया प्रस्तुत किया हमारे सामने, जो प्राच्य विद्या विमर्श
आदर्श में जिस तरह से लिया गया, उसमें उन्होंने पुराणों को लेकर, उपनिषद को लेकर, वेद को लेकर एक नई अवधारणा विकसित, और उस नई अवधारणा के साथ एक खास काम उन्होंने किया कि बाइबल के साथ और भारतीय हिंदू परंपरा खासकर उसके साथ एक मिलान करने की कोशिश की, और उस मिलान के संदर्भ में उन्होंने इस तरह से उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जिसकी नई नई व्याख्याएं उस दौर में उन्होंने प्रस्तुत की। खासकर मैक्स मूलर को भी आप इसमें ले सकते हैं, एडवर्ड सईद ने इसको बहुत विस्तार से लिखा है, मैं उस तफसील में नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि इतिहास लेखन की इस पूरी प्रक्रिया में आप देखें तो एक दृष्टि यह है कि उपनिवेशवाद के आने के बाद भारतीय चेतना का जो विस्तार हुआ, इतिहास को देखने की जो दृष्टि उन्होंने पैदा की, उन संदर्भों के साथ अगर आप इतिहास लेखन की उस प्रक्रिया के बारे में बातचीत करें तो वहां एक दायरा बनता हुआ आपको नजर आता है। मैं यहाँ आपके सामने पार्थ चटर्जी का जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उस दौर में जो इतिहास की प्रवृत्तियां विकसित हुई, उसमें भारतीय चेतना में दो तरह से चीजें विकसित होती हुई दिखाई देती। उसका प्रभाव, एक तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जो पूरा ये प्रभाव था, उस प्रभाव से जो नया मध्य वर्ग, बौद्धिक वर्ग पैदा हो रहा था, जो अपने अंदर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समानांतर अंग्रेजी दा बौद्धिक जिसे वो कहते हैं, उसके साथ वो विकसित हो रहा था। उसके साथ वो चाहे पहनावे को लेकर हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य शास्त्र के साहित्य के क्षेत्र में हो, या तमाम सारे संदर्भों के साथ उसे देख सकते हैं। उसे वो भौतिक प्रभाव के रूप में लेते हैं, और एक आंतरिक प्रभाव हुआ, और उस आंतरिक प्रभाव को सांस्कृतिक उत्पादन की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। उस संदर्भ में अगर आप बातचीत करिए तो जो हीन भावना से ग्रसित भारतीय चेतना थी, उस हीन भावना से अपने को उबारने की प्रक्रिया में एक इतिहास लेखन की प्रक्रिया आई, जिसमें तमाम सारे लोगों के बीच में एक खास प्रवृत्ति विकसित हुई कि हमारा जो भारतीय इतिहास लेखन या भारतीय इतिहास है, उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन की प्रक्रिया है, उसके समानांतर भारत का अपना इतिहास लेखन है, इतिहास बोध है। और उस बोध में वो जो गौरव गर्व की बात है उसको ले आने की बात वो करते हैं। इसमें फिर आपको एक चीज बता दें कि इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। एक इतिहास बोध ऐसा विकसित होता है जो बाकायदा अंग्रेजी साम्राज्यवादी उन इतिहास दृष्टियों से प्रभावित नजर आता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम संदर्भों को भी लेकर वो आते हैं, जिसमें ये बार बार ये कहा जाता है कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल का जो मुस्लिम एरा है, वो भारतीय चेतना का मुख्य वाहक नहीं है। जो हिंदू परंपराएं हैं वो किस तरह से उसकी वाहक हैं, इससे प्रभावित हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं वो उसमें नजर आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ उस दौर के यूएन की भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक फहरिस्त बनती है। आप इनके इतिहास दृष्टियों के बारे में पढ़ें तो लगभग उस इतिहास लेखन की प्रक्रिया में नवजागरण की कोख से पैदा होते हैं, और उस उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि का विरोध करते हुए भी लगभग उस सिरे में खड़े नजर आते हैं, जिसमें हिंदू पुनरुत्थान की पूरी जो चेतना है उसको पोषित करते हुए नजर आते हैं। एक संदर्भ भी आता है अगर आप गहराई से पढ़ें, लेकिन आप उससे ज्यादा आप इसी परंपरा में अगर आप थोड़ा विकसित इतिहास चेतना के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि इसमें ज्यादा विकसित आपको दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद इतिहास में पुराण की तरफ जाते हैं, वो वेद की तरफ जाते हैं, वो उपनिषद की तरफ जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ जाते हैं, गौरव और गर्व के साथ जाते हैं। और उस समय जो इतिहास लेखन की पूरी प्रक्रियाएं हैं उनके साथ अगर आप पढ़ें, जिसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है, उसी घराने के इतिहास लेखक हैं आज जयशंकर प्रसाद, लेकिन जयशंकर प्रसाद की दृष्टि ज्यादा मुखर है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस बीच में कई सारी किताबें जयशंकर प्रसाद पर आई हैं, उनको अगर आप पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि जयशंकर प्रसाद उत्तर समय का जो चिंतन है, बौद्धिक चिंतन है, जयशंकर प्रसाद को कई मायने में वो निराला से और प्रेमचंद से कुछ कदम आगे बताता है। इस संदर्भ में बताता है कि उनका इतिहास का जो पूरा का पूरा ढांचा है जो सोचने का, वो बार बार जो भारतीय चेतना की सामासिकता है, जो पौराणिक आख्यान परंपरा है या इतिहास है, भारतीय इतिहास परंपरा है, उसको मौलिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और मौलिक तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब जो संस्कृत में इतिहास जिसे कहा जाता है, उस इतिहास की चेतना को वो वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने लाते हैं। उनके निबंधों को अगर आप पढ़ें, आचार्य शुक्ल जिस रहस्यवाद को खारिज करते हैं, जिस चमत्कारवाद को खारिज करते हैं,
उसके समानांतर रहस्यवाद पर एक नई चेतना के साथ प्रसाद आते हैं। मानवतावाद की जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, उन सारे गौरव गर्व की जिस तरह से बातचीत करते हैं, वो समानांतर रूप से आप पढ़ें तो आपको दिखाई देगा। बहुत सारे संदर्भ हैं, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ कि कामायनी का आमुख अगर आप पढ़ें और आपको ये बता दें कि प्रसाद को पढ़ते हुए आप पौराणिकता, मिथकीय चेतना और ये सारी चीजों के साथ इतिहास को कैसे जोड़ा जा सकता है। इतिहास का मतलब, जब मिथकों के साथ इतिहास को पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि मिथक कल्पना आधारित होते हैं, इतिहास घटना आधारित होते हैं, लेकिन मिथकीय परंपरा को बिना समझे भारत को समझा नहीं जा सकता। और उस पूरे संदर्भों के साथ जिस तरह से मनु, इड़ा और सिद्धा का जो पूरा संदर्भ आता है, या तमाम सारे ऐतिहासिक पात्रों को लेकर जिस तरह से बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, उसकी गहराई से उसको समझने की जरूरत है। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। प्रसाद का सांस्कृतिक बोध अगर हम पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि मनुष्य की जो इतिहास चेतना है, भारतीय इतिहास चेतना के बारे में, जैसे मुझे वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मानवतावादी जो चेतना इतिहास की भारतीयता की है, आप पढ़ें चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया तृतीय सर्ग में जिस तरह से बातचीत करती है, और वहाँ एक वाक्य वो बोलती है कि विश्व के अन्य जगहों पर मनुष्य पैदा होते हैं और भारत में मानवतावादी पैदा होते हैं। ये वाक्य इस तरह से आता है कि मानवता यहीं पैदा होती है। उस मानवतावादी चेतना के साथ वो जिस संदर्भों के साथ विस्तार दिखाई देता है, उसको समझने की जरूरत है। दूसरे, इतिहास से कैसे मुठभेड़ करते, इतिहास उनके यहाँ किस तरह से अवधारणा बनाती है अपनी, कामायनी की सामुख में स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रम पूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहां से आरंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंग की रेखाओं से बीती हुई और भी बातों का उल्लेख स्मृति पटल पर अंकित रहता है। प्रतीकों, मिथकों और रूपकों में समाज और उसके इतिहास को संरक्षित रखने की जो प्रवृत्ति है जयशंकर प्रसाद की, इन संदर्भों में आप देख और समझ सकते हैं। मैं कविता से आपके सामने उदाहरण रखता हूँ कि आप पढ़ें उस पूरे नवजागरण काल का जो पूरा अंतर विरोध है, उस अंतर विरोध समय में एक उज्जवल पक्ष की तरह जो भारतीय परंपरा है उसको कैसे रखते हैं। स्त्री संदर्भों पर बहुत सारी बातचीत होती है। मैं मनु, श्रद्धा और इड़ा पर बातचीत करिए। उस दौर में जो स्त्री नवजागरण की चेतना है या स्त्री की आधुनिकता को लेकर जो बातचीत की जा रही थी, जो अंतर विरोध ग्रस्त इस तरह से है, जिसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, घरे बाहरे का द्वंद्व। स्त्री स्वतंत्र हो, आधुनिक हो, लेकिन परिवार और घर के भीतर हो। ये जो द्वंद्व है उस समय नवजागरण की चेतना का, उससे मुक्त करते हैं, उससे मुक्त है प्रसाद के पास। प्रसाद अपने उस कामायनी को अगर आप पढ़ें तो वहां पर बहुत सारे आलोचकों ने उस पर बातचीत की है, उस पर तफसील से नहीं जाता। मैं सिर्फ संकेत ये कर रहा हूँ कि इड़ा का जो व्यक्तित्व उसमें उभर कर आता है, इड़ा के उस व्यक्तित्व के साथ प्रसाद न चाहते हुए खड़े से नजर आते हैं, और खड़े से इस तरह से नजर आते हैं कि वो जो नई आती हुई औद्योगिक सभ्यता है, एक ऐसे भारत की संकल्पना जयशंकर प्रसाद अपने यहाँ रखते हैं जो अतीत जीवी नहीं है। अतीत से ऐसे संकल्प को ले आते हैं जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली और एक वैज्ञानिक भविष्य का निर्माण करने वाली। ध्यान रखिएगा, उसमें अंतर विरोध बहुत कम है अपने समकालीनों की अपेक्षा। और ये बाकायदा इस बीच की जैसे अभी विजय बहादुर सिंह की किताब आप पढ़िए, जातीयता के प्रश्न और प्रसाद के साहित्य पर जो लिखा गया है, उसमें बहुत साफ तरीके से उन्होंने इन सारे संदर्भों में लिखा है। कहीं दबे स्वर में लिखा है, कहीं मुखर स्वर में, लेकिन इनको तफसील से देखने की जरूरत है। कई जगह फंसे हुए नजर खुद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आपको दिखाई देगा जिसमें आचार्य शुक्ल भी वहां पर कई जगह पे आपको इस तरह की दृष्टियों के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की दृष्टि एकदम साफ सुथरी है इस मसले में, और उस भारतीय परंपरा की जो मजबूत कड़ी है उसको वो सामने रखते हैं। और इड़ा के बारे में बातचीत करिए आप, इड़ा एक आधुनिक नारी की तरह किस तरह से हमारे सामने आती है, और वो नए भारत का निर्माण, सारस्वत प्रदेश जो है उसमें नए भारत के निर्माण की पूरी जो संकल्पना है उसका नेतृत्व वो करती है, जिसमें खुद श्रद्धा अपने बच्चे को मनु के हाथ नहीं सौंपती, वो सौंपती है इड़ा के हाथ। उसे पता है कि नया बनता हुआ जो बौद्धिक भारत है उसका प्रतिनिधित्व इड़ा कर रही है, इसके हाथों वह सुरक्षित रहेगा। एक संदर्भ तो ये आता है। दूसरे संदर्भ में आपके सामने वो संदर्भ में छोड़ता हूँ, नाटकों पर बहुत बातचीत हुई होगी,
कि नाटकों में ध्रुवस्वामिनी जैसा पात्र, बहुत सारा लिखा गया है उसके बारे में, लेकिन ध्रुवस्वामिनी को आप उत्तर समय के स्त्री विमर्श के साथ खड़े करके देखिए तो मुझे लगता है इतना उज्जवल चरित्र आपको कहीं दिखाई नहीं देता, जो अपने समय के साथ संवाद करती है, अपने समकालीन समय के साथ संवाद करती है, और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से वो खड़ी होती है ध्रुवस्वामिनी, वह उस समय नवजागरण कालीन चेतना में जो स्त्री संबंधी अंतर विरोध है, वहां एक नया स्टैंड लेकर प्रसाद खड़े होते हैं। ये इनकी इतिहास दृष्टि का एक पक्ष है। दूसरे आप आइए, जिसके बारे में अक्सर बातचीत की जाती है, मैं वहां से आप से थोड़ी बात करना चाहता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक नवजागरण का संदर्भ बनाते हैं अपने आप, उसका उत्पाद का पक्ष जो बनता है, उसमें एक सिरा प्रेमचंद से जुड़ता है और दूसरा सिरा जुड़ता है प्रसाद से। प्रेमचंद उसमें किस तरह से ग्राम और लोक की तरफ जाते हैं और पुराण और इतिहास की उस परंपरा को लेकर प्रसाद आते हैं। लेकिन प्रसाद का जो आरंभिक दौर है, मित्रों, ये कहा जाता है, अक्सर आलोचकों ने भी लिखा है कि प्रेमचंद के बारे में बातचीत करिए तो प्रेमचंद और प्रसाद का बहुत खूबसूरत संबंध था। प्रेमचंद बार बार प्रसाद से आग्रह करते थे कि आप अति जीवी क्यों हो रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, इस तरह से लिखते थे। लेकिन एक पक्ष है यह, प्रसाद को सबसे मधुआ जैसी कहानी हंस में पहली बार वो छापते हैं। इसके अलावा वो उनके कहने पे कंकाल जैसा उपन्यास लिखते हैं। उनका जो संदर्भ जिस तरह से बनता है, और ग्राम नाम की कहानी अगर आप पढ़िए, जिसे भारतीय सामंतवाद कहते हैं। साथियों, भारतीय सामंतवाद का जो उज्जवल चरित्र है, सामंतवाद हर जगह खराब नहीं होता, जो औपनिवेशिक चेतना के साथ मिक्स होकर सामंतवाद की जो विकृति पैदा होती है, उसके समानांतर भारतीय सामंतवाद के कुछ उज्जवल चरित्र भी है, जिसमें प्रेमचंद भी दिखाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उसको प्रसाद दिखाते हैं। प्रसाद को की ग्राम नाम की कहानी अगर आप पढ़ें तो उस कहानी में जिस तरह से जो पात्र आते हैं, उन पात्रों के संदर्भ में भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बस एक खास बात यह है कि ग्राम कहानी में जो अंग्रेजीदार नया मध्य वर्ग है, जो सूट बूट टाई जैसे मैंने पहन रखा है, इस तरह से जो अंग्रेजीदार नया मध्य वर्ग है, वो किस तरह से अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की नकल करता हुआ प्रतीत होता है। और उसके समानांतर आप ध्यान रखिएगा, उसमें मोहनलाल का चरित्र आता है। मोहनलाल उसी का प्रतीक है, नए मध्य वर्ग का। और ग्रामीण समाज से जो आडंबर विहीन माँ है और उसका बेटा किशोर है, उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस आडंबरहीन व्यक्तित्व में जो आत्मगौरव है, जो स्वाभिमान है, वो भारतीयता का प्रतीक है। और उसी भारतीयता को उसके सामने वो रखते हैं, उसके विजय की गाथा वो कहते हैं उसमें। तो ग्राम को देखने की एक नई दृष्टि भी आपको जयशंकर प्रसाद के यहाँ दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि जयशंकर प्रसाद उस जमीन से भी जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ उनकी गुंडा कहानी हम सब जानते हैं। ये कहानी का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि इनको सब हम पढ़ चुके हैं। गुंडा उसी सामंती व्यवस्था का एक प्रतीक है, भारतीय सामंतवाद के उज्जवल चरित्र का एक प्रतीक है। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक बातें करते हैं, जो पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, जो आधुनिक खलनायक जैसे व्यक्तित्व, जो अंग्रेजी औपनिवेशिक चेतना से ग्रसित व्यक्तित्व हैं, उनसे लाख गुना बेहतर हमारा ननकू का चरित्र है। ननकू के चरित्र की जब विशेषता जयशंकर प्रसाद बताते हैं तो वो लिखते हैं कि वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाए गिरे प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बल की सहायता करना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इससे प्रसाद की चेतना के बारे में आप समझ सकते हैं। वो भारतीयता के उन पक्षों की तरफ ले जाते हैं, आपको उस इतिहास की तरफ ले जाते हैं जो भारत को इस समय जो ज्ञान की परंपराओं पर बातचीत हो रही है, जिसमें बार बार ज्ञान की उस परंपरा पर बात होती है, इतिहास की उस परंपरा पर बात होती है कि भारत सोने की चिड़िया था। इस तरह की बातें नहीं करते प्रसाद वर्तमान से मुठभेड़ करते हुए अतीत के उन कोने अतरों पर जाते हैं जो हमारे वर्तमान को समृद्ध और वैज्ञानिक राष्ट्र की तरफ बनाने की ले जाता है, जो एक ऐसे राष्ट्र की तरफ ले जाता है जिसमें एक बहुलतावादी संस्कृति के साथ सब रहते हैं, जिसमें गौरव बोध महत्वपूर्ण है, स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप याद करिए तमाम सारे संदर्भों के साथ, जैसे मैं आपके सामने कविता का एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ।
कविता में उनके ये इस तरफ विजय बहादुर जी ने संकेत किया है पूरी किताब में, मैं उसको थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ। महाराणा का महत्व नाम की कविता है जयशंकर प्रसाद की, और उसी के समानांतर उन्होंने तुलसीदास कविता रखी, और उन्होंने बाकायदा ये टिप्पणी की है, बड़ी खूबसूरत टिप्पणी है कि निराला कई बार नजर आते हैं। निराला का जो बाह्य आस्था है, जो देवी देवताओं के प्रति या हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के प्रति, वह ज्यादा दिखाई देता है आपको, जबकि उसकी अपेक्षा प्रसाद के यहाँ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के बारे में आस्था ज्यादा दिखाई देती है, प्रकृति के बारे में आस्था ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए जब महाराणा का महत्व कविता लिखते हैं तो वह उस मध्य काल की उस दृष्टि के समानांतर दिखाई देती है, जिसमें तुलसीदास जैसी कविता में इस्लाम का जो स्वरूप आता है, आप पढ़ सकते हैं, किसके साथ निराला के यहाँ ऐसा स्वरूप प्रसाद के यहाँ नहीं आता। प्रसाद ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से उस सामाजिक संस्कृति के साथ, जो उस समय नवजागरण की जरूरत थी, जो 1857 में हमारे यहाँ निर्मित हो रहा था, उसके साथ खड़े नजर आते। इसका मतलब नहीं निराला कमतर है, एक तुलनात्मक अप्रोच के साथ आप बात करिए तो कविताएं सामने आती हैं। तो वहां पर उस तरह से महाराणा, रहीम और अकबर का जो रूप प्रदर्शित करते हैं, वो दिखाते हैं, वो ज्यादा सामाजिक नजर आता है। साझी संस्कृति, साझी विरासत जिसे बार बार हम कहते हैं, वो नजर आता है। तुलसीदास में एक अलग कैनवस बनाते हैं निराला, लेकिन आप इन सारे छोटे छोटे संदर्भों के साथ देखें कि कहीं कहीं निराला से 2 कदम आगे प्रसाद नजर आते हैं। तुलना करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुलना कर करके जिस तरह से आलोचकों ने प्रसाद को एक इतिहास और अतीत के पिटारे में बंद कर दिया था, मुझे लगता है कि हमारे समय में प्रसाद के साहित्य को इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त ये करूंगा कि इस दौर में जिस तरह से अतीत को देखने की एक नई दृष्टि पैदा हुई है, भारतीय ज्ञान परंपरा को देखने की जो नई दृष्टि पैदा हुई है, हमारे मिथकों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की जा रही है, आप देखें कि मिथकों में मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि थोड़ा राम कथा पर मैंने काम किया। इस समय हनुमान का जो मिथक है, राम का जो मिथक है, ये मिथक हमारी भारतीय परंपरा का मिथक नहीं है, जिसमें आक्रोशित हनुमान दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसे राम दिखाई देते हैं जो पूरी दुनिया को अपने बाणों की नोक से नष्ट कर देंगे। जिस तरह से पृथ्वी अग्नि के परमाणु बम्बों के उस पर खड़ी हुई है, जो चारों तरफ युद्ध ही युद्ध दिखाई देता है। आक्रोश हमारे समय का सत्य है। ये सारा का सारा आक्रोश आप देखें, इसके विरोध में ये हमारे साहित्यकार नजर आते हैं। मैं यहाँ निराला का एक विपक्ष याद दिलाता हूँ कि जिसमें राम की शक्ति पूजा में जब हनुमान अपना विशाल काय रूप धारण कर लेते हैं, तो माता खड़े होकर जो डांट लगाती हैं कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे लगातार सुनने को मिलता है, तुम जब देखो तब अपना विकराल रूप धारण कर लेते हो। और नतमस्तक होते हैं वहाँ हनुमान, और उनका रूप छोटा हो जाता है। मुझे लगता है हमारा कवि, हमारे समय के कवि जब बातचीत करते हैं निराला या प्रसाद, तो वो अपने मिथकों, आख्यान परंपराओं के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, उसे देखने की जरूरत है। एक ऐसे राष्ट्र में जिसमें सबके लिए महत्व और स्वाभिमान होना चाहिए, हर वर्ग के लिए एक स्पेस बनना चाहिए। पुराण कह देने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम थे और कोई न था। अंतिम बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक खूबसूरत चीज कि जो भारतीय चेतना में दिखाई देती है, नवजागरण की चेतना में दिखाई देती है, जो विश्व दृष्टि है प्रसाद की, वो उनको औरों से कैसे अलग बनाती है कि प्रसाद के पात्रों में आपको देसी पात्र भी नजर आते हैं तो विदेशी पात्र भी नजर आते हैं। तो प्रसाद के यहाँ जो उपनिवेशवाद का विरोध है वो खुलकर है जहां जहां होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे विश्व में जो मानवता की बात करता है, जो मानवता के बारे में हृदय परिवर्तन की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, उसका कोई देश काल नहीं, वो मनुष्य होता है। और उस मनुष्य के साथ कार्नेलिया से लेकर तमाम सारे पात्रों को ले लीजिए, शायद हमारे उस समय के जो उनके समकालीन साहित्यकार थे, ऐसी सृष्टि वो नहीं रच पाए जैसा कि प्रसाद रचते। और यही प्रसाद की विश्व दृष्टि है। और ये विश्व दृष्टि का मतलब ये नहीं कि विश्व बंधुत्व का नारा लगाने वाले, असल में वो पात्रों के साथ जो हृदय मिलता है, जो सीमाएं तोड़ता है, मनुष्य को मनुष्य के साथ मिलाता है, वह सृष्टि वो उसमें दिखाते हैं, जिसमें मनुष्य को अपनी बुद्धि और अपने प्रेम पर उसे विश्वास होना चाहिए। उसी के कवि और साहित्यकार हैं, उसी से उनका इतिहास बोध निर्मित होता है। शुक्रिया।